Good evening, guys. Am I audible? Good evening. Welcome to the session, guys. Is my voice clear? Am I audible? Good evening, Nikita and Vishal, Ritik, Shivam, Lucky. Good evening. Nikita and Vishal, Ritik, Shivam, Lucky. Good evening. रिपीट हो रही है आवाज कोई रिपीट हो रही है चलिए लेट्स स्टार्ट सो इस सेशन में गाइस हम करने वाले हैं जेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 के अच्छे क्वेश्चन है क्वांटिटी डीआई के. सो आई हैव सेलेक्टेड सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चन. तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं, देन वील स्टार्ट. ये नया बैच शुरू हो रहा है आपका 02 जेनिथ 2003 के लिए, 23 के लिए, जनवरी 5 से. तो आप बता सकते हो अपने जो नोन हैं, जूनियर हैं, उनको बता देना एक बार. और ये रिपीटर्स के लिए शुरू हो रहा है. अगर आप में से कोई रिपीट करना चाहता है 2023 के लिए, देन ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच जनवरी 16 से. ये ऑफर चल रहा है 6 जनवरी तक ऑफर वैलिड है. नाउ दिस इज अ गुड ऑफर जिसमें 23% का ऑफ मिल रहा है 2023 के लिए. तो इसमें आप बता सकते हो, इसमें कोड यूज करना है उनको, लोकेश अग्रवाल. एंड दे कैन अवेल दिस ऑफर. एलए इज लोकेश अग्रवाल यार. एलए इज लोकेश अग्रवाल. व्हाट इज एलए? लॉस एंजलिस नहीं है ये. गुड इवनिंग. एंड दिस इज ऑल्सो स्टार्टिंग. जीडीपीआई वैट का सेशन शुरू हो रहा है 10 जनवरी से. जिन लोगों को लग रहा है कि हमारा अच्छा स्कोर आया, जीडीपीआई ज्वाइन करना चाहिए, डेफिनेटली दे कैन अटेंड इट. चलिए, तो 2023 जेड से क्या एक्सपेक्टेशन है, जेड क्या क्या आता है जेड में, और क्या क्या एक्सपेक्टेशन है हमारी. एक्सपेक्टेशन गाइस बिल्कुल सेम है. तो उम्मीद यही है कि 165 मिनट मिलेंगे आपको सेक्शन 1 के लिए, जो हमारा मेन सेक्शन है जिसके मार्क्स ऐड होने वाले हैं. और नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ऑल्सो गोइंग टू रिमेन सेम. इट्स 75 क्वेश्चन, 26, 21 एंड 28. तो मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं. दिस इज VRC 26, 21 is DM, एंड 28 is Quant एंड DI. तो ये मुझे लग रहा है, ये जो एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड में आपके 20 मिनट एक्स्ट्रा आए हैं, दैट कुड बी बिकॉज कि लास्ट टाइम ना ग्लिचेस हुए थे. मैं बताता हूँ क्या हुआ था. जब वो पार्ट ए से पार्ट बी में मूव हुए थे ना, तो उसमें ना काफी जगह, काफी सेंटर पे ग्लिच आए थे. 5 मिनट का ब्रेक या 10 मिनट का ब्रेक किसी किसी ने दे दिया था. तो 165 मिनट में जब आप दूसरे सेक्शन पे 25 मिनट के लिए जाओगे, तो इन बिटवीन देर आर चांसेस कि इस बार उन्होंने थोड़ा सा बफर टाइम लिया हो, ताकि पिछली बार जो टेक्निकल एरर हुई थी, इस बार गलती ना हो. तो पिछली बार कुछ कुछ कंप्यूटर शट डाउन हो गए थे वन पार्ट ए से पार्ट बी में आने पे. तो इस वजह से हो सकता है उन्होंने कुछ बफर टाइम लेके चल रहे हो. या हो सकता है जो एक्स्ट्रा रखा हो उन्होंने, वो शीट कलेक्ट करने के लिए रखा हो. तो वॉट एवर इट कैन बी. तो आप इसको ये काउंट मत करके चलो कि हमें जो टाइम है 175 क्वेश्चन के लिए वो एक्स्ट्रा मिलने वाला है. मुझे नहीं लग रहा. मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि यार ये तो उन्होंने एक्स्ट्रा अपने लिए ही रखा है बफर टाइम, ताकि कोई भी ग्लिचेस हो, कोई भी टेक्निकल एरर हो, तो उसमें उसे कंपनसेट करा जा सके, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो, जो लास्ट टाइम हुई थी 5-10 मिनट की. बस. और मुझे कुछ एक्स्ट्रा लग नहीं रहा इसमें इससे ज्यादा. तो एक्सपेक्टेशन वही है. पेपर हैज टू बी अगेन ऑन द सिमिलर लाइन एज 21 एंड 22. पेपर में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं थे. ओनली डिफरेंस 21 में ये था कि 12 क्वेश्चन डीआई के थे, सॉरी 9 क्वेश्चन डीआई के थे, यहाँ पे 12 क्वेश्चन डीआई के थे. एक ये मेजर चेंज था. बाकी डीएम का जो सेक्शन था वो कंपैरेटिवली 2022 का बेटर था 2021 से. तो इसमें डीआई के 12 क्वेश्चन थे, इसमें डीआई के 9 क्वेश्चन थे.
इसमें नंबर्स थोड़ा बढ़ के आ गया था, नंबर्स का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था, इसमें अर्थमेटिक का वेटेज काफ़ी ज़्यादा था। बाकी सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, इसमें पोएम बेस्ड आती आती है, एक आरसी क्लोज टेस्ट आते हैं, सी आर आता है, तो एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट ऑन द सिमिलर लाइन, इट्स नथिंग गोइंग टू चेंज मच, क्योंकि जेड का अपना एक पैटर्न है, तो उसी पैटर्न पे वो पेपर देता है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस की एक्सपेक्ट मत करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो प्रिपेयर होके जाओ, क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो आपके हाथ में नहीं है, यू नीड टू प्रिपेयर वेल फॉर एनी अनसर्टेनिटीज, यू नीड टू प्रिपेयर वेल, कुछ भी आए यू शुड नॉट वरी कि यार ज्योमेट्री ज्यादा आ गया, एल्जेब्रा ज्यादा आ गया, जैसे मैं कैट में बोलता था ऐसे ही मैं जेड में भी बोल रहा हूँ कि अगर आप प्रिपेयर हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग लेवल पे होगा, और जो चाहिए होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में। तो आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हो, अभी आप जब मॉक देने जा रहे हो 6 बजे का, तो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको बताई थी वो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे हमारे पास जो टोटल टाइम है वो है हमारे पास 165 मिनट, तो आई जनरली सजेस्ट कि अगर आपका क्यूए ठीक है, या आपको लग रहा है हम बाद में जाके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा बाद में दिमाग नहीं चलता है और क्यूए में हमें दिमाग लगाना है, हाँ मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ और बात। तो डीएम और वीआरसी, मेरा जो ब्रेकअप रहता है, मेरा जो ऑर्डर रहेगा मैं इस तरह से जाऊंगा, क्यूए देन डीएम देन वीआरसी। आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है जिससे आपको लग रहा है हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यू कैन चूज इन बिटवीन। आई जनरली विल स्पेंड 60 to 65 मिनट ऑन क्यूए इन द फर्स्ट राउंड, देन आई विल स्पेंड अराउंड 45 to 50 मिनट ऑन डीएम। ये हो चुके हैं मेरे लगभग 105 मिनट से लेके 115 मिनट तक, 165 में से, तो जो बाकी के मेरे पास 40 मिनट या 45 मिनट या 50 मिनट बचे हैं वो मैं अपने हिसाब से वीआरसी पे डिवोट कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं इन दोनों पे भी लगभग एक एक घंटा, मतलब मैं इन दोनों पे 2 घंटे लगा के फिर 45 मिनट में वीआरसी पे स्पेंड कर सकता हूँ। तो आपके ऊपर है आप किस तरह से अपना टाइम डिवोट करना चाहते हो। तो मैं एक एक घंटे, 90 मिनट बहुत ज्यादा हो जाएंगे, नमन अभी बोल रहे मैं 90 मिनट लगाता हूँ, 90 मिनट तो किसी एक सेक्शन पे देना इट्स लाइक ह्यूज क्राइम यार। आप अगर 90 मिनट एक सेक्शन पे दे रहे हो, इसका मतलब बाकी सेक्शन पे 75 मिनट दे रहे हो मिला के, जो बहुत कम है। मैं तो क्वांट पे भी 90 मिनट नहीं दूंगा। तो आप दो सेक्शन पे मिला के मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे दे सकते हो, बाकी आप 45 मिनट वीआरसी को दे दो अगर आपको लग रहा है। बट एक सेक्शन पे इससे ज्यादा टाइम देना मुझे नहीं लगता फ्रूटफुल है, क्योंकि फिर आप बाकी सेक्शन देख ही नहीं रहे। आप सोचो ना, अगर क्वांट इजी आ गया मान लो बाई चांस, एंड यू आर नॉट even have look up all the 28 question, then the penalty is very high ना यार। तो आपको पेपर तो पूरा देखना है, आपके पास टाइम इतना है, देन यू हैव टू लुक फॉर ऑल द 75 क्वेश्चन। और जो मैंने आपको उस दिन स्ट्रेटजी बताई थी, आपको जो स्ट्रेटजी बताई थी आपको याद है कि आप जितने कर पाओ उतने कर लो, 45 क्वेश्चन के आसपास अगर आप कर पा रहे हो अच्छी बात है, बाकी के 30 क्वेश्चन में ट्राई करना इस बार कुछ क्वेश्चन जो आपने रिव्यू के लिए लगाए हैं, या जो आपने आपको लग रहा है दो ऑप्शन में फंसे हुए, उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन के आप रैंडम गैस भी ले सकते हो। 10 से 15 क्वेश्चन जो आपने छोड़े हैं, या जिसमें दो ऑप्शन क्लोज लग रहे हैं आपको, उनके आप रैंडम गैस भी ले सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इज नॉट 0.25, नेगेटिव मार्किंग इज 0.15, क्योंकि 0.1 तो अनअटेम्प्ट के लिए भी छूटेगा। तो ये जिसको समझ में आ जाएगा मेरी बात, आई थिंक वो और थोड़ा अच्छे से कर पाएगा। तो इसमें आप थोड़ा रैंडम गैस भी ले सकते हो, सेलेक्टेड गैस, मतलब बिल्कुल रैंडम गैस नहीं, सेलेक्टेड गैस, दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन अगर बचे तो। अगर बिल्कुल तुक्का मार रहे हो, बाकी के 10-15 क्वेश्चन में अगर बिल्कुल तुक्का मार रहे हो, तो ऐसे मत मानना कि एक ए एक बी एक सी, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुक्का मार रहे हो तो सारे सेम, जो मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, इन 10-15 क्वेश्चन के आंसर लाइन से सेम होनी चाहिए, तभी कुछ फायदा है, अदरवाइज बहुत रेयर चांस है कि आपका ठीक होगा। तो ऑल शुड बी सेम। ठीक है, किस्मत खराब होगी तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, किस्मत नहीं खराब होगी तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप विद सम पॉजिटिव। तो इतना गारंटी है कि बिल्कुल नेगेटिव तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे रेंडम लगाने, जब दो ऑप्शन में अटक रहे हो, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पता और फिर भी लगा रहे, हाँ मतलब कुछ सेम। तो चलो ये है थोड़ा सा मोटा आइडिया, करके देखना है इसको, थोड़ा ट्रायल एंड एरर करा करो, कोशिश करा करो, ट्रायल एंड एरर लगा के आपको थोड़ा सा फायदा होगा डेफिनेटली मॉक्स में। तो आज का स्कोर बताना मेरे को क्या हुआ। अनअटेम्प्ट के नेगेटिव तो 8 कॉन्सेक्यूटिव के बाद होते हैं ना। हाँ मतलब यार देखो, 75 तो वैसे भी नहीं कर पाओगे ना, तो आप मान के चलो कि 67 के बाद आपके 0.1 नेगेटिव होने शुरू हो जाएंगे, 67 के बाद।
तो अगर आपने मान लो 40 अटेम्प्ट किए हैं और 27 आपने अनअटेम्प्ट छोड़े हैं, तो उनके ऑलरेडी आपके -0.1 तो होंगे ही होंगे उन 27 नंबर के, 27 के। अब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपके जो बाकी के 27 अनअटेम्प्टेड हैं, अगर आप गलत करते हो उनमें से कुछ, तो आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होंगे कायदे से वो 0.25 नहीं होंगे, वो 0.15 नेगेटिव होंगे। क्योंकि अगर आप वैसे भी अगर छोड़ के आते तो भी आपका 0.1 तो वैसे भी जाने वाला है। तो आप इसमें थोड़ा सा गैस वर्क ले सकते हो, क्योंकि अगर आप रॉन्ग भी करोगे तब भी आपका जो नुकसान है वो 0.15 का ही होगा, 0.25 का नहीं होगा, जिनको ये बात समझ में आती है। तो 40-45 जो अटेम्प्ट है आपके प्योर, उनके बाद ही अनअटेम्प्ट वाले करना। गॉट द पार्ट? 75 मार्क करने वाले हो, वो थोड़ा रिस्की है, देख के करना, थोड़ा रिस्की हो जाता है ये तो। मैं क्या बोल रहा हूँ प्रिया, तुम लोग शायद समझ ही नहीं रहे हो। ये बात हो रही है जब आप सारे क्वेश्चन एग्जॉस्ट हो चुके हो, उसके बाद की बात हो रही है, उससे पहले मत करना। अगर आपको लग रहा है मैंने ठीक ठाक डिसेंट असाइनमेंट किए, बिल्कुल जरूरत नहीं है करने की। अगर आपको लग रहा है कि हम ऑलरेडी अच्छा कर चुके हैं पेपर में, बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लग रहा है मैं मेरा कुछ नहीं होगा इस पेपर में, जो मैंने किया है पता चल जाता है, पेपर देने के बाद पता चल जाता है ना कि व्हाट यू हैव डन इट इन द पेपर, यू हैव डन इट प्रिटी गुड और प्रिटी बैड। इफ यू हैव डन प्रिटी बैड इन द पेपर, देन यू हैव टू टेक सम रिस्क ना, वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। आप ऑलरेडी पेपर खराब कर चुके हो तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला ना यार, तो व्हाई नॉट सम गैस, व्हाई नॉट सम रिस्क। समझ में आई बात? तब करना। अगर पेपर अच्छा हुआ है, नो नीड, नो नीड एट ऑल, जरूरत ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है आपने 35 क्वेश्चन डिसेंट कर दिया, जरूरत ही नहीं है। समझ में आई बात? नो नीड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हमने पेपर खराब कर दिया, हमारा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, तब थोड़ा सा गैस वर्क लगा के देख सकते हो। पहले मत, पहले कोशिश करना कि जितने अच्छे से कर पाओ उतना करना, उससे पहले नहीं। चलो, तो ट्राई करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आ रहा है, 2019 के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट है देखो पढ़ाई, ये सब तो बात की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई। आपकी नॉलेज जितनी अच्छी होगी, आपका पेपर उतना ही अच्छा होगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा पढ़ के कितना गए हो। तो पढ़ लो। आसान क्वेश्चन है गाइस, होना चाहिए इजी क्वेश्चन। डन लिखना, सिर्फ आंसर मत बोलना, डन लिखना, फिर मैं बोलूंगा तब आंसर देना। जस्ट राइट डन एंड देन आई विल आस्क फॉर द आंसर। After 5 done, then we'll see the answer. 2 people, 3 people are saying we have done it. 4. Okay. So easy question I think. Mean अगर पता है और median पता है तो I think होना चाहिए था question. What is the answer guys? Now you can post your answer quickly. Answer is A. Everybody is getting A. तो जब आप शुरू में ही A लिख देते हो ना, तो फिर बाकी लोग ना करना की कोशिश नहीं करते हैं। तो पहले एक बार जब हो जाए सबका, तब हम आंसर मार्क करेंगे तो आई थिंक बेटर होगा। बिल्कुल सही है। नाउ द आंसर इज ए। तो इसमें पहली बात तो क्या इररिलेवेंट था ये बताओ। व्हाट इज इररिलेवेंट? इररिलेवेंट था ये 3 जीरोस। इररिलेवेंट था ये 3 जीरो, करने की जरूरत नहीं थी। तो यू हैव 5 क्लर्क। तो अगर हम एवरेज निकालें तो 5 into 15
प्लस 3 असिस्टेंट 3 इंटू 40 एंड इट्स अकाउंटेंट 66,000। एक ही अकाउंटेंट है, टोटल 9 लोग हैं, उसने बाद में क्लैरिफाई भी कर दिया। देन द मीन सैलरी ऑफ द फर्म कंप्राइजिंग ऑफ दीज 9 एम्प्लॉइज। तो टोटल 9 एम्प्लॉइज में एक अकाउंटेंट, इनका जो एवरेज सैलरी होगा, जो मीन सैलरी होगा, वो इतना होगा, दैट इज 75 75 प्लस 120, it's 195 195 plus 66 is comes out to be 261 divided by 9। तो एग्जैक्ट आ जाएगा ये आपके पास 29,000 is the average salary। and what will be the median salary? मीडियन सैलरी क्या होती है? मीडियन सैलरी होती है मिडिल में जो नंबर है। तो आपके पास जब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालोगे तो 5 नंबर है आपके पास 15 15 15 15, 3 नंबर है 40 40 40 और एक नंबर है 66। तो इसका जो मिडिल नंबर होगा, फिफ्थ नंबर, दैट हैज टू बी 15। तो मीन सैलरी होगी 15,000। So if mean salary is 15,000 and the average salary is 29,000, the difference between these two terms has to be 14,000। That is the question। इससे ज्यादा कुछ करना नहीं था, इजी क्वेश्चन है, तो शुड हैव बीन डन। क्लियर है? मीन सैलरी, इसका मैं स्टेट्स एक दिन कराऊंगा आप लोगों को थोड़ी सी ना, क्योंकि स्टेट्स पूछ लेता है ये थोड़ा बहुत। इतना हमें स्टेट्स आना चाहिए, हमने कैट में भी पढ़ लिया था। अब हम थोड़ा सा जेड के हिसाब से दोबारा एक बार देख लेंगे। इतना इतना स्टेट्स हमें मीन मीडियन मॉड टाइप आना चाहिए, बिल्कुल। ट्राई दिस, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। आई पिक्ड अप सम वेरी गुड क्वेश्चन, छोटे छोटे इजी इजी क्वेश्चन, बट अच्छे क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा बेसिक होगा तो नहीं लगता। अरे एक्चुअल क्वेश्चन कर रहे हो तुम। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज गुड क्वेश्चन, समझ के करो उसको। डन है? क्या आंसर? व्हाट इज द आंसर गाइस? अच्छा क्वेश्चन था। बी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। अब इसमें देखो उसने क्या बोला है, हमने एक चीज पढ़ी थी कि इरेशनल रूट कॉन्जुगेट होता है, हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था ना, इरेशनल रूट कॉन्जुगेट होते हैं। अगर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, अगर ये वाली टर्म भी रैशनल होती या इंटीजर होती पूरी की पूरी, अगर ये टर्म भी रैशनल या इंटीजर होती, तो डेफिनेटली जो दूसरा रूट था फिर तो आ ही गया था, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। बट क्या ये टर्म रैशनल है? नहीं, ये टर्म रैशनल तो नहीं है। अगर ये टर्म रैशनल नहीं है, इसका मतलब जो रूट है वो कॉन्जुगेट तो नहीं होंगे। कॉन्जुगेट तो नहीं होंगे। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि अगर एक रूट 5 प्लस रूट 2 7 है, तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली यू कुड हैव टेकन 5 माइनस 2 रूट 7। बट इस केस में आपको ये पता चल गया कि ये जो ए है, जो सम ऑफ द रूट है वो इंटीजर है।
सम ऑफ द रूट इज ए, दैट इज इंटीजर। इंटीजर कब आएगा? इंटीजर तब आएगा जब इरेशनल वाला पार्ट कैंसिल आउट हो गया होगा। इरेशनल पार्ट विल बी कैंसिल्ड आउट, इरेशनल पार्ट नहीं होगा तभी इंटीजर आया होगा। इरेशनल पार्ट कैंसिल हो गया, इसका मतलब है कि अगर एक रूट 5 + 2 √7 है तो इतना श्योर है कि दूसरा रूट में -2 √7 तो आया होगा, लेकिन यहां पे कितना होगा मुझे नहीं पता। यहां पे हो सकता है कुछ भी नंबर हो, के हो, 5 नहीं होगा, क्योंकि अगर 5 होता फिर ये वाली टर्म इरेशनल नहीं आती। यहां तक बताओ पहले कितने लोगों को समझ में आ रही बात? यहां तक बताओ कितने लोग समझ पा रहे हैं कि भैया एक रूट अगर 5 + 2 √7 है तो दूसरा रूट पक्का है कि k-2 √7 ही रहा होगा। बस यही सोचना था, यही सोचना था। अगर आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता। यही सोचना था ना बस। तभी तो सम ऑफ द रूट मेरा इंटीजर आएगा, सम ऑफ द रूट इंटीजर आएगा, लेकिन ये वाली टर्म इंटीजर नहीं आएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है इनका? व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट? प्रोडक्ट निकाल लो बस और कंपेयर कर लो। प्रोडक्ट है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, व्हाट डू आई गेट? माय क्वेश्चन विल बी ओवर। वंस अगेन देखो, सिंपल सा लॉजिक है, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार। संकल्प इसमें ये समझ कि अगर एक रूट 5 + 2 √7 है और आपको ये पता है सम ऑफ द रूट जो है वो ए है, दिस अपॉन दिस होता है ना, तो सम ऑफ द रूट ए है और वो इंटीजर है, दिया हुआ है क्वेश्चन में। दो रूट का सम इंटीजर कब आएगा? अगर एक रूट मेरे पास 5 + 2 √7 है तो मैं इसमें क्या ऐड करूं तब ये इंटीजर आएगा? खुद सोच, क्या ऐड करूं तब इंटीजर आएगा? इतना श्योर है कि अगर ये वाली टर्म +2 √7 है तो इसमें पक्का -2 √7 रहा होगा, तभी ये टर्म कैंसिल होगी और तभी इंटीजर आया होगा। तो यहां पर लेकिन ये टर्म 5 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये टर्म 5 होती फिर ये वाली टर्म भी इंटीजर आती, प्रोडक्ट भी इंटीजर आता, जो कि नहीं है। लेकिन ये हमेशा कॉन्जुगेट के फॉर्म में आएगा। नहीं नहीं, b + 2 √7 इरेशनल कैसे हुआ? कौन है ये? कौन है ये? गौरव अग्रवाल। इरेशनल पता है क्या होता है? इरेशनल क्या होता है भाई? तुम्हें इरेशनल की डेफिनेशन पता है गौरव अग्रवाल? b + 2 √7 क्या होता है? ये टर्म कैसी है भाई? ये इरेशनल ये है। इसको इरेशनल की डेफिनेशन में ही दिक्कत है मुझे लग रहा है। इरेशनल वो होते हैं जो जो टर्मिनेट नहीं होते और जो चलते जाते हैं, जिनको आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। तो जितने भी रूट के टर्म होते हैं ना, वो सारे इरेशनल होते हैं। ऑल दीज टर्म्स आर इरेशनल। तो b + 2 √7 इज ऑल्सो इरेशनल। तो had it been integer, then the other root has to be 5 - 2 √7, वो कॉन्जुगेट होता। लेकिन क्योंकि ये टर्म इरेशनल है, ये इंटीजर नहीं है पूरी की पूरी, तो ये टर्म जो होगी वो k-2 √7 होगी, 5 - 2 √7 नहीं होगी। अब आपका सम करोगे तो ये इंटीजर आएगा, 5 + k विल बी इंटीजर। और जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा? इनका प्रोडक्ट कर लो। व्हाट विल द प्रोडक्ट? जो प्रोडक्ट आएगा वही आएगा, 5k -10 √7 प्लस k × 2 √7 -28। ये किसके बराबर दिया हुआ है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दिया आपको b + 2 √7 के बराबर। दैट इज द क्वेश्चन। तो अब देखो ध्यान से जल्दी से, यहाँ पे ये वाली जो टर्म है 5k -28, ये किसको डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है मेरी b को। और ये वाली जो टर्म है k × 2 √7 -10 √7, ये किसको डिनोट कर रही है? ये डिनोट कर रही है 2 √7 को। तो अब खुद सोचो, ये टर्म 2 √7 कब आएगी? ये टर्म 2 √7 आएगी जब ये 12 √7 होगा। 12 √7 -10 √7, तभी 2 √7 आई होगी। तो अगर ये 12 √7 है, मतलब k की जो वैल्यू वो 6 होगी। तो अगर k की वैल्यू 6 होगी तो ये वाली जो वैल्यू है b, वो कितनी होगी? वो होगी 5 × 6 -28। दैट वाज द क्वेश्चन गाइस। सोच पाओगे इतना? ये था क्वेश्चन। देखा अब? तो 12 √7 -10 √7 इज 2 √7। तो k की वैल्यू आ गई 6, k 6 आ गया, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 2। बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा। जिनको थोड़ा सा पता है इरेशनल एंड रैशनल के बारे में, दे कैन डू इट वेरी इजीली। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन। दिस इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन, ट्राई दिस। इसमें राइट को पुट करके इक्वल टू 0 कर नहीं सकते थे, उसको तो बहुत गंदा हो जाएगा। उसको अगर 5 + 2 √7 पुट करने की कोशिश करोगे तो गंदा हो जाएगा काफी। कर सकते थे,
कर सकते थे, मैंने ट्राई भी नहीं किया उसमें, लेकिन दो वेरिएबल हैं आपके पास, ए और बी। सोच के देख। तो उसमें ए और बी को कैसे एलिमिनेट करेगा मेरे भाई? ए बी तो बचेगा तेरे पास। ए सर इंटीजर है तो हम उस देख सकते हैं कि क्या आउट करके जीरो आ सकता है, पता नहीं। चलो, हो सकता है, मैंने नहीं ट्राई किया, मेरे को तो वही आसान लगा, उसमें कुछ था नहीं। पैरेलल का यूज क्या है, ये सोचो। पैरेलल का यूज क्या है? राइट एंगल। हाँ, राइट एंगल मत होने दो, लेकिन राइट एंगल बना तो सकते हो। पैरेलल का यूज क्या है इसमें? पैरेलल का यूज यही होता है कि आप दो पैरेलल लाइन के बीच में जितनी भी हाइट ड्रॉप करते हो वो सारी सेम होती है। तो अगर राइट एंगल नहीं है, यू कैन फॉर्म राइट एंगल ना, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, you can drop a perpendicular from here, that perpendicular has to be same। दो पैरेलल लाइन के बीच में आप जितनी भी हाइट ड्रॉप करते हो सारी सेम होती है। अब आपका क्वेश्चन खत्म हो गया था, देखो, ये एंगल और ये एंगल निकालना है। सोचो कैसे करोगे। बी ए सी एंड बी ए डी, ये एंगल। साइन थीटा पता है क्या होता है? व्हाट इज साइन थीटा गाइस? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ना। व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज नथिंग, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। जिन्होंने कर लिया बताओ, आई थिंक ये बहुत इजी क्वेश्चन था गाइस, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन, सिंगल लाइन क्वेश्चन था ये। दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। तुम लोग एक्चुअली दिक्कत क्या है, तुम लोग बीएसी ढूंढने में लगे हो। तुम लोग बीएसी ढूंढने में लगे हो। ये बताओ, ये बीएसी और ईएसी अलग अलग है या सेम है? एंगल बीएसी और एंगल ईएसी एक ही बात है या अलग अलग बात है? बीएसी देखो या ईएसी देखो, बात तो एक ही है। तो आप एक बार ट्राइंगल ईएसी देख लेते हैं। और सिमिलरली जब मुझसे बी ए डी की बात कर रहा है, तो क्या मैं एफ ए डी नहीं देख सकता? एंगल बी ए डी और एफ ए डी अलग अलग है, सेम है? दिखा अब क्वेश्चन? अब क्वेश्चन दिखा तो आप सेकंड बार में ट्राइंगल एफ ए डी ले सकते थे, क्या दिक्कत थी यार? खत्म हो गया एक सेकंड में। अरे अब एक सेकंड में खत्म हो गया क्वेश्चन। इफ यू वांट टू फाइंड आउट ईएसी, दैट अगर मुझे साइन बीएसी निकालना है तो मैं साइन ईएसी भी निकालू तो बात एक ही है। साइन ईएसी इज नथिंग, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ईएसी मुझे पता है कि भैया ये वाला जो एंगल है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है, यानी कि एच अपॉन ए सी है। देखते जाना जल्दी से। और सिमिलरली अगर मुझसे पूछा गया है कि यार मुझे बी ए डी बताना है, तो मैं बी ए डी ना निकाल के अगर एफ ए डी निकाल लूं, साइन एफ ए डी, तो वो कितना होगा? साइन एफ ए डी इज नथिंग, इट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज विच इज एच अपॉन ए डी। यहां तक बताओ जो मैंने लिखा है। एच अपॉन ए सी और एच अपॉन ए डी किस किस को समझ में आ गया? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। बोलो।
तो आपसे आपको अगर इन दोनों को डिवाइड करना है तो यार क्वेश्चन में बचा ही क्या, इतना सा ही तो क्वेश्चन था मेरे भाई। एडी अपॉन एसी आ गया आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब बताओ ये क्वेश्चन छोड़ा हो गया जेड का, ये क्वेश्चन छोड़ाओगे तो पेनल्टी बहुत बड़ी नहीं है। तो आप बीएससी देखने के चक्कर में पड़ गए, बीएससी की बजाय अगर ईएससी देख लेते और बीएडी की बजाय अगर एफएडी देख लेते, बात तो एक ही थी। क्लियर नाउ? ट्राई दिस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अभी तक जो भी क्वेश्चन किए अभी तक मुझे तो इजी लगे सारे क्वेश्चन। ये वाला बताओ। ये हमने कैट के टाइम पे भी किया था आई थिंक, इनइक्वालिटी वाली क्लास में हमने कैट के टाइम पे भी सेम क्वेश्चन किया हुआ है अगर मुझे सही याद है। 2 मिनट में कर पा रहे हो आई थिंक, जिन्होंने क्लासेस करी हैं आई थिंक 1.5-2 मिनट में क्वेश्चन कर पा रहे हैं सब लोग। बहुत ही अच्छा। 1.5 से 2 मिनट में अगर आप कर पा रहे हो जेड का क्वेश्चन तो इट्स अ गुड अटेम्प्ट गाइस, वेरी गुड। क्या आंसर? इसके बाद एक डीए का सेट करते हैं, फिर और करेंगे क्वांट के क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 25 ऑप्शन में होता तो आई थिंक फंसते कुछ लोग, अगर 25 भी ऑप्शन में होता तो फंसते। अच्छे ऑप्शन है, लेकिन 25 नहीं दिया उसने। 24 ठीक है आंसर, 24 और 25। देखो नंबर लाइन, हाँ जी हाँ जी, नंबर लाइन वाला ही है, बट यस। तो इसमें हमारे पास टोटल जो इंटीजर है, सबसे छोटा कौन सा है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है सबसे छोटा? -98, फिर -96 एंड सो ऑन। ये हमारे पास -6, -4, -8 एंड सो ऑन। तो आप देखो टोटल, टोटल वैल्यूज कितनी है, टोटल क्रिटिकल पॉइंट कितने हैं आपके पास। टेक द डिफरेंस पहला और आखिरी। आपको पता है कैसे करते हैं, डिवाइड बाय 2+1। नंबर ऑफ इंटीजर अगर काउंट करने होते हैं किसी रेंज में तो ऐसे ही करते हैं, आखिरी माइनस पहला डिवाइड बाय 2+1। तो 94, 94, 47, 48 इंटीजर है। अगर 48 इंटीजर हैं तो इनके बीच में जो गैप आएंगे कहने से वो 49 आएंगे। जो गैप आएंगे वो 49 आएंगे गाइस। जब आप एक नंबर लिखते हो तो दो गैप आते हैं ना, दो नंबर लिखते हो तो तीन गैप आते हैं। तो अगर आपने 48 नंबर लिखे तो आपके पास 49 गैप्स आएंगे। और गैप्स शुरू कहां से हो रहे हैं? ऑल द कोफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, तो ये वाला जो साइन है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे चलेगा। तो आपको पता है यार 49 गैप्स हैं, जिसमें अगर मैंने पॉजिटिव से शुरू किया है तो 24-24 बार तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गए होंगे। 24-24 बार तो पॉजिटिव नेगेटिव आ गए होंगे ना। उसके बाद अगला जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, यानी कि 25 पॉजिटिव होंगे और 24 नेगेटिव आएंगे। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ एक्स इज लेस देन जीरो। एफ एक्स लेस देन जीरो कितनी जगह आएगा? 24 इंटीजर आएंगे इस रेंज में जो भी आ रहे होंगे, -5, फिर -9 एंड सो ऑन। तो टोटल कितने इंटीजर के लिए नेगेटिव होगा? 24 इंटीजर के लिए नेगेटिव होगा।
अगर आप पूछता है स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है जो सेटिस्फाई करेगी, क्या आंसर होता है आपका? स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है जो सेटिस्फाई करेगी? इक्वल होता तो फिर तीन तीन लेते हैं, फिर इंटू थ्री करते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर इक्वल टू होता तो फिर थ्री थ्री लेते। स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस फिर प्लस, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी माइनस 97 है, बिल्कुल। स्मॉलेस्ट वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है वो है माइनस 97, और सबसे बड़ी वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही है वो है -5। एंड टोटल कितनी वैल्यू है? टोटल है 24 इंटीग्रल वैल्यूज। ये अगेन आई थिंक जिन्होंने क्लासेस करी हैं शुड हैव बीन डन, इजी क्वेश्चन था। अभी डीआई करते हैं, फिर और कराऊंगा क्वांट। अच्छा, एक और क्वांट है, फिर डीआई कराऊंगा। एक और करो, फिर डीआई, फिर क्वांट, जितना हो पाएगा। पहले एक और करो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इज अ गुड क्वेश्चन। पॉजिटिव के लिए जीरो तक देखेंगे। पॉजिटिव तो फिर इनफाइनाइट हो जाता है ना यार। पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो इधर भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो बता ही नहीं सकते थे। पॉजिटिव तो इनफाइनाइट होता ना, इधर भी तो पॉजिटिव है सारे इंटीजर। कोई रेंज है? इधर कोई रेंज है? नहीं। देन तो हैज टू बी इनफाइनाइट। आप नेगेटिव बता सकते हो, पॉजिटिव नहीं बता सकते इस क्वेश्चन में। ये सारे Z 2019 के क्वेश्चन कर रहे हो आप। और जो लोग नए हैं, जो पहली बार आ रहे हैं मेरे सेशन में, दे कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी गाइस। लोकेश अग्रवाल एक बार सर्च कर लेना, आपको मेरे काफी सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। डिसीजन मेकिंग वगैरह पे भी मेरे लेक्चर्स मिल जाएंगे, और क्वांट पे भी। कल भी एक क्लास है हमारी 3 to 5, वो भी अटेंड कर सकते हो। 3 to 4:30 स्पेशल क्लास, जो लोग नए हैं। हाँ देख लिया ना, देख लिया भाई, देख लिया। डन। व्हाट्स द आंसर गाइस? क्या रहा आंसर? अरे अभिषेक, एक ही बार डन काफी होता है भाई, दिख गया। चार बार डन लगने से ज्यादा नहीं वेटेज हो जाएगी इसकी। एक बार लिख दिया अगर, काफी है। ए आर आंसर, ए और सी, दो लोगों का ए आ रहा है, दो लोगों का सी आ रहा है। -x। ओके, मतलब अटक रहे हैं इसमें। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज -x। x प्लस वन नहीं आएगा, आई थिंक लास्ट में ना एक्स स्क्वायर प्लस वन आएगा। जो लोग x प्लस वन बोल रहे हैं उनका एक्स स्क्वायर प्लस वन आया होगा लास्ट में। और एक्स स्क्वायर प्लस वन को यू कैन डेफिनेटली से इट इज -x। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नॉट इन द ऑप्शन, बट लास्ट में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाएगा, जिसको आप वापस से एक -x से रिप्लेस कर सकते हो। अच्छा अच्छा अभिषेक, हो गया। देखो। लुक एट हियर गाइस। ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको दिख रहा है कि पावर डेफिनेटली देयर आर 2018 एंड 2019। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपको पावर दिखने के यार ये 2018 और 2019 जितनी पावर है, तो ऑब्वियस है कि मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ी पावर का वैल्यूज 4 में लेके आना है या 3 में लेके आना है, उसको कुछ तो लाना पड़ेगा, तभी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अदरवाइज तो कुछ बनेगा नहीं। तो आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो, ऐसे क्वेश्चन में यू कैन ट्राई थोड़ा सा वैल्यूज के हम किसी वेरिएबल, किसी कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल पाए। तो लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई
दिस इक्वेशन विद एक्स बोथ द साइड, अगर मैंने इसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो क्या मिलता है मेरे को। इधर तो जीरो ही होगा, जीरो इंटू एक्स, वॉट डू आई गेट एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और मैं बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज नथिंग, इट इज -1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की जो वैल्यू -1 है, तो अगर मैं इसकी जगह -1 रिप्लेस कर दूं, तो क्या मेरे को एक्स क्यूब की वैल्यू 1 नहीं मिल गई? यही सोचना होता है थोड़ा सा कि किसी तरह से यार किसी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाए एग्जैक्ट इंटीजर के फॉर्म में, तो एक्स वैक्स के टर्म में ना मिले, 4 मिल जाए या 3 मिल जाए, ये थोड़ा सा देखा करो। ये समझ में आया क्या किया मैंने सिर्फ एक्स से मल्टीप्लाई किया और मेरे को एक्स क्यूब की वैल्यू 1 मिल गई। तो अगर मेरे को एक्स क्यूब की वैल्यू 1 मिल गई तो मजा आ गया। 2018 को जितने भी मेरे पास एक्स क्यूब के फैक्टर है मैं उसके फॉर्म में 1 डाल सकता हूँ, और जो बच जाएगा उसको मैं एक्स के टर्म में लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखता हूँ तो कितनी बार डिवाइड होगा? 6 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर मेरे पास बच जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब के फॉर्म में लिखता हूँ तो 6 टाइम्स, 7 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये मेरे पास 1 आ गया, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो मेरे को फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जो वैल्यू क्या है वो माइनस एक्स है। बस ये आ गया आंसर, खत्म। दैट इज आंसर। था बढ़िया क्वेश्चन। तो रटने की जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, आप ट्राई करोगे कि किसी तरह से उसको हम कन्वर्ट कर पाए, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाए, एग्जैक्ट वैल्यू। गॉट इट? ये कैसे क्लिक करेगा कि एक्स से मल्टीप्लाई कर दें? नहीं क्लिक करेगा आपको ये। अगर देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको ये याद है, आपको ये याद है बैंक, एक्स क्यूब माइनस वन की वैल्यू याद है? एक्स क्यूब माइनस वन क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वन जो होता है वो होता है एक्स माइनस वन ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये याद है? ये याद है? तो फिर से तुम्हें कुछ तो देखना पड़ेगा ना क्वेश्चन में। अगर आपको एल्जेब्रा सॉल्व करना है और आपको आगे बढ़ना है तो आपको कुछ तो देखना पड़ेगा ना इस क्वेश्चन में कि इसको आगे उस फॉर्म में कैसे लेके आए। तो अगर आपको ये वाली वैल्यू याद होती तो आप यहाँ पे इसको जीरो डाल सकते थे। तो ये देखो यहाँ से भी एक्स क्यूब बना सकता है। तो उसको आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना कहीं लेके। तो आप एक जगह रुक नहीं सकते थे, आप क्या करें? फोर में कर सकते थे कन्वर्ट, कुछ लोगों ने फोर में किया होगा कन्वर्ट, फोर में भी कर सकते थे। अगर आप क्यूब में नहीं करना चाह रहे हो फोर में कर लो स्क्वायर करके। डिपेंड्स हाउ डू यू प्रोसीड, जो भी क्लिक करे। नाउ ट्राई दिस क्वेश्चन गाइस। सेट देखो एक बार, सेट दिख रहा है? थोड़ा सा मुझे हटना पड़ेगा। मैं हुआ तो हूँ, थोड़ा सा देखना, शिफ्ट तो हुआ मैं। हम्म। तो ये अदर्स है, ये अदर्स का डेटा है 28, आपको इससे मतलब नहीं है। सिटी से आपको मतलब है, आप सिर्फ इस डेटा को देखो। ये 23 है, ये 28 है। 2019 में गए सिर्फ दो ही सेट थे, पता है आपको? जैसे मैंने आपको अभी बोला कि 2022 में देवर 12 क्वेश्चन, 4 सेट्स। 2021 में देर वर 9 क्वेश्चंस, एंड 2019 में इसमें सिर्फ 6 ही क्वेश्चन थे डीआई के, बाकी सारे क्वांट। दो ही सेट थे तीन तीन क्वेश्चन के, जिसमें से एक मैंने लिया और एक हमने ऑलरेडी करा हुआ है। तो वो वाला भी इजी था जिसमें टाइम इंटरवल वाला क्वेश्चन याद है तुम्हें? टाइम जोन वाला एक क्वेश्चन था, वो वाला भी हमने करा हुआ है। और एक ये वाला सेट था, दो ही सेट थे। इसके हमने लगभग 3 सेट कर लिए, एक सेट बचा है इसका भी, ये भी करेंगे डिस्कस। और इसके भी हम ऑलमोस्ट 9 के 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। फिजिक्स वाला दिख नहीं रहा है, वाइट से लिख दो फिजिक्स वाला, ये ऊपर लिखा होगा। फिजिक्स वाला है 18%। फिजिक्स वाला इज 18%। 18%, ये ऊपर लिखे हुए हैं 10%, ये है आपका 14%। ये तो दिख रहे होंगे, ये है 20%।
डन है? इजी क्वेश्चन था, आई थिंक होना चाहिए, शुड हैव बीन डन। हाउ मेनी स्टूडेंट मेजर इन केमिस्ट्री? क्या आंसर? व्हाट इज द आंसर? 175। हाउ मेनी आर टोटल? हाउ मेनी आर टोटल? टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 1250। ओके। हाँ बिल्कुल, टोटल की जरूरत नहीं थी गाइस। टोटल वाज नॉट नीडेड इन दिस क्वेश्चन, यू कैन डायरेक्टली गेट केमिस्ट्री में कितने हैं, लेकिन आगे जरूरत पड़ेगी तो निकालने में भी कोई बुराई थी नहीं। टोटल की जरूरत थी नहीं, बिना टोटल निकाले भी कर सकते थे। लोकेशन ऑफ फिजिक्स मेजर, तो आप ये देखो फिजिक्स वाले टोटल कितने हैं, 18%। आपके पास फिजिक्स का डेटा है टोटल, तो आप फिजिक्स ऐड कर लो, 18 प्लस 36 54, 54 प्लस 80 इज 134, 134 174, 174 प्लस 28 इज 202, 225 आ गया टोटल। तो जो फिजिक्स वाले हैं वो 225 है। अब ये बताओ, अगर फिजिक्स वाले 225 हैं और वो कितने परसेंट को डिनोट कर रहे हैं? वो 18% को डिनोट कर रहे हैं। तो पहले तुमने 100% निकाला, फिर तुम 14% निकाल रहे हो, क्या तुम डायरेक्टली 14% नहीं निकाल सकते? अगर 18% 225 को डिनोट कर रहा है, तो 14% किसको डिनोट करेगा? क्या हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते? वाई डू आई नीड टू गेट 100% फर्स्ट? 9 से कैंसिल आउट कर देते। 10 सेकंड का क्वेश्चन था मेरे लिए। ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है बस, यही छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं थी इन दिस क्वेश्चन। बताओ, इफ 18% इज 225, 14% तो डायरेक्ट आ गया ना 175। अरे ऐसे ना देखो, हो गया खत्म, ऐसे ना देखो। 175। विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया हमारे साथ, हमने क्यों निकाला टोटल? तो ये अच्छे से अच्छे बच्चे भी ना पहले 100% निकालते हैं, फिर 14% निकालते हैं, बट नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन एटलीस्ट। तो 18% इफ 225, देन 14% वी कैन डायरेक्टली गेट इट 175। हाँ, तो ऐसे ना देखो, हो गया, इजी क्वेश्चन था। जेड में भी बोलने का टाइम मिलता नहीं है ना एक्चुअली। जेड में ज्यादातर क्वेश्चन होते इतने लेंदी हैं कि जल्दी से होते ही नहीं है क्वेश्चन। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जेड में कम बोलने को मिलता है कि ये ये हो गया। हाँ, मयंक, हाँ जी, मयंक कह रहा है कि मैंने आगे के क्वेश्चन के लिए निकाला, देख रहे हो हालत, जैसे इसको पता है कि आगे के क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आगे के क्वेश्चन में इसकी जरूरत ही ना पड़े। अगले क्वेश्चन में बोलूंगा, चलो अगले क्वेश्चन में बोलूंगा, वो भी ऐसे ही करना है जल्दी से, ये वाला करो। अब मैं सीधा हो सकता हूँ। अब आ रही है बात समझ में? अब आ रही है बात समझ में कि इसमें भी हमें टोटल निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली जैसे हमने पिछला क्वेश्चन परसेंटेज से किया था, ऐसे ही हम ये वाला क्वेश्चन भी परसेंटेज से कर सकते थे आराम से, हमें टोटल निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 18% अपॉन 18 इज इक्वल टू 20% अपॉन एक्स, तो आंसर आ जाएगा 20 डायरेक्टली। 20 बिल्कुल सही है, कुछ करने की जरूरत है नहीं।
तो वो बोल रहा है द प्रोपोर्शन ऑफ द फिजिक्स मेजर हु आर फ्रॉम दिल्ली इज द सेम एज द प्रोपोर्शन ऑफ इंजीनियरिंग मेजर हु आर फ्रॉम दिल्ली। तो फिजिक्स के जो टोटल बच्चे हैं वो 18x हैं, दिल्ली से कितने हैं 18 है, तो 18 आउट ऑफ 18x। तो वो पूछ रहा है इंजीनियरिंग वाले कितने होंगे आउट ऑफ 20x। तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो इनके प्रोपोर्शन के बराबर है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो एग्जैक्ट आ जाएगा आंसर 20। पूरा कुछ निकालने की जरूरत नहीं थी इसमें भी। दो क्वेश्चन बहुत आसान। जेड की डीआई कर रहे हो तुम, ये स्नैप की डीआई नहीं है, लग रही है ना बिल्कुल स्नैप जैसी। क्या ये दो क्वेश्चन बिल्कुल स्नैप जैसे नहीं है गाइस? क्या ये बिल्कुल स्नैप जैसे क्वेश्चन नहीं है दो? तो इतना तो स्नैप तो खैर पूछते ही नहीं है, बाकी बिल्कुल सिंपल वाले जो क्वेश्चन आते हैं, ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो ऐसे मत देखो, देखो हो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो इसमें भी अगर आप टोटल निकालने चले जाओगे ना तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं थी। प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो भैया ये वाला प्रोपोर्शन इसके सेम कंपैरिजन है, हमारे पास सेम रिलेशन है, तो व्हाई डू आई नीड टू फाइंड द टोटल? ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखोगे ना बहुत जल्दी कर पाओगे, तो घबराना नहीं है। मैं हर बार बोल रहा हूँ स्टैम्प जैसा नहीं है, मैं हर बार बोल रहा हूँ कि दो सेट्स जो आएंगे वो डुएबल आते हैं आउट ऑफ 4। तो आप डीआई जरूर करके आना, 6-7 क्वेश्चन करने ही करने हैं, मान के चलो। स्नैप तो हार्ड दे ये वाला बताओ। नहीं नहीं, डीआई तो आसान थी स्नैप की, डीआई तो स्नैप की आसान थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो डीआई और क्वांट से हम एक्सपेक्टिंग कि कम से कम आप 16 से 18 करके आओगे 28 में से। ये स्कोरिंग एरिया है गाइस, करके आने हैं 16-18। सिलेक्शन, सिलेक्शन इज द की। जो कैट में थी सिलेक्शन वो इसमें भी है। मिलेंगे आपको इजी क्वेश्चन, आपको बस उनको ढूंढना है, रुकना नहीं है। दिख रहा है क्वेश्चन हटू में? क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? गुड। प्रिया एंड श्रेया हर क्वेश्चन कर रही है, गुड है, जल्दी कर पा रहा है। अभिषेक भी कर रहा है, नमन भी कर रहा है, गुड है। प्रशांत ने भी कर दिया, विशाल ने भी कर दिया। बताइए आंसर क्या है? व्हाट इज आंसर गाइस? व्हाट इज आंसर? इजी क्वेश्चन था, ये भी मुश्किल नहीं है, इजी नहीं था, होना चाहिए था ये। क्या आंसर है बताइए? 73%। ए। फ्रैक्शन में बताओ क्या आ रहा है एग्जैक्ट, फ्रैक्शन में बताओ। 220/3 आ रहा होगा, आई एम श्योर। 220/3 आ रहा है, अगर 220/3 आ रहा है तो ठीक आ रहा है। 220/3। 11/15, 11/15 इंटू 100 नहीं कर रहा है, 220/3 ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, टोटल जितने भी स्टूडेंट है उसमें से कह रहा है 12% चेन्नई से हैं। What is the largest possible number of economic students that can be from Chennai rounded off to the nearest integer? अब आपको टोटल की जरूरत पड़ेगी, इस क्वेश्चन में आपको टोटल की जरूरत पड़ेगी। तो वो हमने कैसे निकालना था? हमें पता है कि यार जो फिजिक्स वाले हैं वो 18% है,
वो डिनोट कर रहे हैं 225 को। तो जो टोटल है 100%, वो किसको डिनोट करेंगे? वो डिनोट करेंगे 225/18 × 100 को। तो 9 से अगर मैं कैंसिल आउट करता, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 1250। टोटल स्टूडेंट 1250। अब वो कह रहे हैं कि टोटल में से 12% चेन्नई से हैं। तो 1250 का 12% निकाल लो यार, चेन्नई से हैं कितने? 50 से कैंसिल आउट कर दो। 50, 25, 25 × 6, 150 चेन्नई से है। 1250 का 12% विच इज 150। 150 आर फ्रॉम चेन्नई। अब वो कह रहा है कि यार इकोनॉमिक्स से कितने स्टूडेंट हो सकते हैं जो चेन्नई से हो सकते हैं मैक्सिमम? इकोनॉमिक्स में कितने स्टूडेंट है? इकोनॉमिक्स में भी 12% है, विच इज अगेन 150। अभी निकाला है हमने। तो टोटल इकोनॉमिक्स में कितने बच्चे हैं? 150। जितने जितने चेन्नई में हैं 12%, उतने ही इकोनॉमिक्स में भी हैं 12%। निकालने की जरूरत नहीं है, 150 ही है ना? क्या ये सारे के सारे चेन्नई से हो सकते हैं? क्या ये सारे के सारे चेन्नई से हो सकते हैं? नहीं। आपके पास डेटा किसका अवेलेबल है? आपको पता है कि यार चेन्नई से कम 40 बच्चे तो फिजिक्स से हैं। बाकी सारे हो सकते हैं। फिजिक्स को छोड़ के बाकी सारे बच्चे हो सकता है इकोनॉमिक्स से ही हो चेन्नई से। तो ये 40 को छोड़ के बाकी मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 110 हो सकते हैं आउट ऑफ 150। बस ये करना था, ये आ गया आपका आंसर। तो ये आ गया 20, आ गया 3, 220/3 आ गया। 220/3 इज नथिंग, इट इज 73.33। राउंडेड ऑफ करना है तो आंसर आ जाएगा 73। खत्म। गॉट इट? क्लियर? तीनों क्वेश्चन आसान आई थिंक। फ्री का सेट, फ्री का सेट था, होना चाहिए था। नॉट ट्राई दिस। हम मॉक है, चल रहे हैं, बस चल रहे हैं। अगला सेशन भी यहाँ पे 6 बजे। एक को करते हैं, चलो एक को करते हैं, लास्ट क्वेश्चन। जेड में 1-2 मिनट तो चलती है लेवरेज। अब इस क्वेश्चन को तुम देख के छोड़ाओगे, देखो इस क्वेश्चन को तुम देख के छोड़ाओगे ना, लेकिन ये छोड़ने वाला क्वेश्चन था नहीं। नहीं नहीं, ये तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए करा रहा हूँ अभिषेक। आज मन कर रहा था कि ऐसे ही टाइम पास करते हैं बच्चों के साथ। तुमने इससे पहले वाले पेपर देखे नहीं है? जेड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के कर लो भाई। हम सारे अभी तक कर चुके हैं, 2022, 2021। सिलेक्शन इज द की। कुछ क्वेश्चन मुश्किल होंगे, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इजी क्वेश्चन मिलेंगे। सिलेक्शन इज द की। ये करा पक्का ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज नहीं, आज लग रहा था कि चलो बच्चों से मजाक करते हैं थोड़ा सा। आएगा कुछ और ही करते हैं। ये भाई जेड 2019 के एक्चुअल क्वेश्चन कर रहे हो तुम सारे। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि सेलेक्ट करके इजी क्वेश्चन ढूंढे जा सकते थे ना। ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ क्या है जल्दी से। वेरी गुड। हम देखो डीआई पे थोड़ा सा काम करना है, तो डीआई में ज्यादा टाइम लिया है, क्वांट में तो जल्दी कर पा रहा है। देखो डीआई में काम करना है थोड़ा सा। मेरे सेशन देख ले डीआई के। तुम पहले तो करते थे मेरी क्लासेस, अभी नहीं आ रहे हो तुम आजकल। एंड सो ऑन। सम ऑफ फर्स्ट है नेचुरल, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन इज लाइक दिस। पहले पे 1 है, दूसरे पे 2 है, तीसरे पे 3 है, एंड 4 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते एन लगे हुए हैं लास्ट में। एन लेयर्स। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको टोटल देखना है कि यार टोटल इनका जो सम है वो 1 से लेके एन तक का सम है बेसिकली। 1 से लेके एन का जो सम होगा वो n × n+1/2 होगा। अब ये किससे ज्यादा है? अभी जो बचे हैं वो 126 बचे हैं, मतलब डेफिनेटली 126 से तो बड़ा होना चाहिए। और ये जो नंबर है वो किससे छोटा होना चाहिए? 150 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 150 से उल्टा लिखा है मैंने, 150 से छोटा होना चाहिए और 126 से बड़ा होना चाहिए। तो 150 और 126 के बीच में बस नंबर तुम्हें चेक करना था कि किसका सम आएगा।
यही क्वेश्चन है बस, यही क्वेश्चन है ना बस। तो आप देखो थोड़ा सा रैंडम भी जा सकते हो, हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो। अगर 10 डाल के देखोगे बहुत छोटा आएगा, 15 डाल के देखोगे कितना आ रहा है, 15 इंटू 16/2 आ रहा है, 120 आ रहा है, उससे तो ज़्यादा चाहिए। 16 डाल के देखो, 16 इंटू 17/2 136 आ रहा है, वैलिड है। 17 डालोगे तो 153 आ जाएगा, अगेन नॉट वैलिड। तो एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल हो रहा है ये, विच इज 16 लेयर्स। एक ही वैल्यू है जो इसके बीच में आ रही है गाइस। तो 126 से 150 के बीच में एक ही नंबर का सम आएगा, यानी कि जब 16 लेयर लगी होंगी इसमें। अभी कितनी बची हैं? पहले 136 थे ना, टोटल 136 थे, अब कितने बचे हैं? 126। तो कितने खत्म हो गए? कंज्यूम कितने हो गए? 10 कंज्यूम हो गए। कंज्यूम कंज्यूम हो गए मतलब कितनी लेयर उसने खत्म कर दी? 1 + 2 + 3 + 4, 4 लेयर खत्म कर दी 16 में से। तो 10 कंज्यूम हो गए मतलब 4 लेयर ऊपर से काउंट करनी है। तो बच्ची कितनी लेयर होंगी? 12 लेयर। दैट इज द क्वेश्चन। क्लियर? तो आसान था ये भी, मुश्किल तो नहीं था, एक ही लाइन का क्वेश्चन है, देखने में इतना बड़ा क्वेश्चन है। आप देख के छोड़ाओगे, लेकिन ये छोड़ने वाला क्वेश्चन तो नहीं है ना यार, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए तो। क्लियर है? चलो फिर इतना करते हैं, पेपर दे दो आप AIMT। गुड लक, बढ़िया से करना है, और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई उनको फॉलो करना गाइस। आज लगा के देखो, अप्लाई करके देखो स्ट्रेटजीज सारी। फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, चलो गुड लक, बाय।